अपनी तरफ कौन खींचेगा? ये खींचेगा। और जिसकी ऊर्जा ज्यादा है तो इसकी कक्षा छोड़ के यहाँ नहीं चलाएगा, क्योंकि ऊर्जा अगर कम होती तो अब तक ये खींच लिया होगा ना। समझो ना भाई, जो ऊर्जा जिस इलेक्ट्रॉन की कम होगी तो पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ खींच नहीं लेगा, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा ज्यादा है तभी तो उसको तोड़ ताड़ के बेड़ियों को तोड़ करके आगे बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ेगा। तो यही तो बात बताया है, परमाणु अलग इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षा में ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरा होता है। जिसकी ऊर्जा ज्यादा है वो, जिसकी ऊर्जा कम है वो। कह रहे हैं कि कोई बढ़िया कोई खाली टाइप आदमी आ जाएगा और पकड़, जिसकी ताकत कमजोर है वो तो भैया छपटा के फंस जाएगा, जिसकी ताकत वो हाथ पैर मार के आगे बढ़ जाएगा। ये तो बात हुई। तो जिसकी ऊर्जा कम होगी वो इसके करीब होगा और जिसकी ऊर्जा बड़ी वो बढ़ते तक। यही तो बात दिखाया है। आगे लीजिए, अगला चैप्टर क्या है? देखिए हम लोग इसमें क्या क्या इस चैप्टर पढ़े नहीं, पहला क्या पढ़ा हम लोगों ने? डाल्टन पढ़ा, रदरफोर्ड पढ़ा, बोहर पढ़ा, क्वांटम नंबर पढ़ा और फिर परमाणु की मूलभूत कण। हाँ, परमाणु के मूलभूत कण पढ़े, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन पढ़े और क्या पढ़ा? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर पढ़ा, एटॉमिक मास पढ़ा, आइसोटोप पढ़ा, आइसोन्यूट्रॉन पढ़ा, क्वांटम नंबर। सारी बात पढ़े बढ़िया से। किसी सबको समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल देखिए, यूपीएससी के हिसाब से पढ़ना है, जो हमें सिविल के हिसाब से पढ़ना है, तो हमें केमिस्ट्री की नीट की नहीं पढ़ना है, हमें जीएस के पॉइंट पढ़ना है और ऐसे सवाल सीधे सीधे आएंगे। क्वांटम में भी सर एनर्जी होती है, मतलब आवेश होता है। हाँ, और वेग, क्वांटम नंबर उसमें वेग होगा भाई, वेग वेलोसिटी स्पिन होता है ना, तो स्पिन तो होगा ही। जैसे चक्र होता है ना स्पिन, तो भी तो क्वांटम नंबर एक स्पिन का भी होता है। मतलब सर इसमें वेग और आवेश दोनों होता है। आगे लिख लीजिए, सॉल्यूशन विलियन। अगला चैप्टर विलियन। विलियन क्या होता है? विलियन क्या होता है? किसी भी विलियन में दो चीज होती है, एक सॉल्वेंट विलायक और इस सॉल्यूशन के अंदर जो ज्यादा होता है वो होता है विलायक, जो कम होता है बात समझे? अभी पूछा जाएगा, जो दोनों एक पैरेलल सरकार बन रहा है, आप ध्यान से कंसंट्रेट रखिए। किसी सॉल्यूशन में दो पार्ट होते हैं, एक विलायक जो ज्यादा होगा और एक विलेय जो कम होगा। ठीक है, अब लिख लीजिए, विलयन जो है क्या होगा सर? सेलेक्ट हो गया हमने चलो सेलेक्ट करके सॉल्यूशन तीन प्रकार का होता है। देख लीजिए, सॉल्यूशन तीन प्रकार का: ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन सॉल्यूशन।
ट्रू में लिख लीजिए, हिंदी में सत्य, कोलाइडी जानते हो, और सस्पेंशन का निलंबन सॉल्यूशन, निलंबन। ट्रू, कोलाइडल और सस्पेंशन, यही बात है। ट्रू सॉल्यूशन में क्या होगा, देखिए मेरी बात, एक होगा सॉल्वेंट घोलक, और होगा दूसरा पार्टिकल जो होगा वो क्या होगा, सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या बोलते हैं, इसमें विलेय का जो साइज होगा, सॉल्यूट का जो साइज होगा वो 1 एंगस्ट्रॉम से साइज कम होगा। और कोलाइडल पार्ट सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का साइज होगा वो 1 से 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में होगा। और सस्पेंशन पार्टिकल में जो सॉल्यूट का साइज होगा वो 100 एंगस्ट्रॉम से साइज बड़ा होगा। ठीक, ट्रू सॉल्यूशन में जो विलेय होगा उसका साइज कितना होगा, जो इसका होगा 1 से 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में होगा, और इसमें जो होगा 100 से ज्यादा होगा। तो बड़ा साइज किसका हुआ, तो उसके बाद तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा, इसका। सबसे छोटा किसका होगा, इसका। देखेंगे पानी में चीनी का घुलना, पानी में नमक का घुलना, ठीक है। कोलाइडल्स का अभी पूरा इसी को पढ़ाएंगे, उसका साइज ही बड़ा होता है, उसको हम बताते हैं। इसमें लिख लीजिए चाय पत्ती, चाय पत्ती पूरी दिख रही है ना, अदरक चाय पत्ती बड़े बड़े पार्टिकल है, यानी सॉल्यूट दिखाई दे रही है। इसमें जो विलेय होगा उसका साइज बड़ा होगा, और साइज बड़ा होने के बाद वो साफ सुथरा दिखाई पड़ेगा। लेकिन पानी के अंदर चीनी घोल दिया जाए तो क्या चीनी के पार्टिकल्स पानी के अंदर दिखाई पड़ेंगे? क्या नमक को चीनी में घोल, नमक को पानी में घोल नमक के दिखाई पड़ेंगे? इसका मतलब है कि इसका साइज जो है बहुत छोटा है, 1 एंगस्ट्रॉम से। ठीक है, अब पॉइंट्स लिखिए आगे। किसमें सर? अभी बताता हूँ, उसके अलग पूरा एक वही चैप्टर होगा। यदि इसका साइज दिखाई मतलब दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन बड़े। जैसे आपने बालू ले लिया, बालू जैसे होता है, तो बालू को मतलब पानी के अंदर तो कोलाइडल पार्टिकल, ठीक है। आगे लीजिए, ये जो अब जो पढ़े जा रहे हैं वो यूपीएससी पूछेगा। देखिए, जब विलायक में ट्रू वाले में लिखना है। अब आगे ओवरऑल पॉइंट आगे इसको हटा करके आगे पढ़ेंगे। जब विलायक में सॉल्वेंट्स में विलेय को मिलाया जाता है, जब विलायक में विलेय को मिलाया जाता है
तो विलायक के बहुत से गुण बदल जाता है। ठीक है, जैसे हमने क्या कहा, जब किसी सॉल्वेंट में क्या मिलाया जाएगा, सल्यूट को मिलाया जाता है, तो इस सॉल्वेंट यानी विलायक के बहुत सारे क्या बदल जाएंगे, गुण बदल जाएंगे। जैसे बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट यानी क्वथनांक और बदलना। किसी भी सॉल्वेंट के अंदर जब सल्यूट को मिलाया जाएगा, जब किसी विलायक के अंदर विलेय को मिलाया जाएगा, तो विलायक का तो विलायक का गुण बदल जाएगा। और वो गुण में पहला हमने कहा बॉइलिंग पॉइंट्स और दूसरा फ्रीजिंग पॉइंट्स। ठीक है, बात समझे? अब सवाल उठता है कि बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होता है, कौन बताएगा? कोई मतलब कि लिक्विड उसका वायुदाब वायुमंडलीय वाष्प के बराबर हो जाए, वह तापमान उसका क्वथनांक कहलाता है। यानी कि वह द्रव है, वह निश्चित तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलवाष्प में परिवर्तित होने लगता है, चाहे वो निश्चित ताप जिस पर कोई पदार्थ कोई मेटल चाहे वो लिक्विड फॉर्म में चाहे ठोस में चाहे वो जब जलवाष्प में परिवर्तित होने लगता है तो उससे बॉइलिंग पॉइंट। सर वह तापमान जिस पर मतलब कोई द्रव्य जो है उसका वो जो है वायुमंडलीय वायुदाब के बराबर है, उसे कहते हैं इसका क्वथनांक। द्रव का वायुमंडलीय दाब, उसका जो वाष्प दाब है द्रव्य का, वो वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर है। अच्छा, इसमें कोई बताए? इस लाइन से एक सवाल का आंसर आना चाहिए और इस लाइन से भी आना चाहिए। अब कंपटीशन की दुनिया में हर व्यक्ति दूसरे से लड़ाई लड़ेगा, और अब तीनों लेयर में लड़ाई होगी। कंपटीशन का मतलब ये है जो जितने पड़ेगा। अब बताओ, जैसे आपने कहा वो ताप जिस पर कोई पदार्थ क्या बन जाए, भाप बन जाए, वही जैसे निश्चित ताप पानी लिया, तो पानी कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है? 100 डिग्री 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर किससे बदलेगा? लिक्विड जो है किससे बदलेगा? गैस में बदल जाएगा। एक बात कह रहे हो? जी सर। लेकिन यही पानी अगर चंद्रमा पर लेके चले जाए, मून पर ले जाए, तो कितने डिग्री सेंटीग्रेड भाप बन जाएगा? 18 जब हम आपने कहा कि ये लिक्विड है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड किससे बदल जाएगा? गैस। और यही पानी अगर चंद्रमा पे लेके चले जाएं, तब कितने डिग्री पर जो इसका पानी लिक्विड को भाप में बदलेगा? अब चंद्रमा में जो वायुमंडलीय जो वायुदाब है उसके जो बराबर होगा, तब वायुमंडलीय दाब वहाँ का कितना है उसके हिसाब से इसका तो इसका मतलब है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है उसका कोई निश्चित पैरामीटर नहीं होता है। समझ गए ना?
इसका मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि बॉइलिंग पॉइंट का कोई निश्चित टेम्परेचर नहीं है। आपने कहा वो निश्चित टेम्परेचर, हमेशा बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर डिपेंड होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। अब इसको हम पहले समझा देते हैं उसके बाद देखो मेरी बात। और वायुमंडल ये भी तो निकल रहा है, ये पूरा है। अच्छा देखिए, एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, एक यहाँ खड़ा है, एक यहाँ खड़ा है और एक यहाँ खड़ा है और एक 1 2 3 4 और 5। कहां पर बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, यानी कहां पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा जिससे लिक्विड गैस में बदल जाए। पांचों में क्या है पांचों में? मास दाब वहाँ पे सबसे ज्यादा, मतलब कि वायुमंडलीय दाब वहाँ पे सबसे ज्यादा है। देखिए अब हम बता देते हैं। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तो बॉइलिंग पॉइंट होता है। यही तो हुआ। जैसे देखो ये भगोना है, क्या रखा है? पानी गिर जाता है। ये आग लगा दी गई है। इससे क्या निकलेगा? लिक्विड से और जब भी कोई जल का वाष्प ऊपर जाएगा तो क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम के हिसाब से क्या करेगा? जब भी कोई चीज जिधर जाए भेजी जाती है उसके विपरीत एक अलग से बल लगाती है। इसी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। भाप ऊपर उठेगी, जिस रफ्तार से ऊपर उठेगी उतनी ही रफ्तार से नीचे की तरफ एक दबाव लगाती है। समझ बात? मुर्गा मारोगे, जितने तेज मारोगे उतनी ही चोट लगेगी। समझ लीजिए कि जब ये भाप पानी है और पानी से भाप निकलेगा तो भाप जैसे ऊपर उठेगा, जितनी स्पीड से ऊपर जाएगा वो भाप उतनी स्पीड से नीचे की तरफ एक प्रेशर डालेगा जिसको वेपर प्रेशर। क्योंकि भाप है तो भाप नीचे की तरफ दबाव डालेगा तो वेपर प्रेशर ही तो होगा। अगर ये वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तो बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। क्योंकि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा रहेगा तो भाप को नहीं निकलने देगा, और जब ये बराबर हो जाएगा वेपर प्रेशर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर प्रेशर हो जाएगा तो क्या होगा? फिर ये उस प्रेशर से ऊपर निकलेगा, तभी तो भाप बनेगा। समझ रहे हो? अब देखिए, यानी बॉइलिंग पॉइंट्स किसके ऊपर डिपेंड है? डायरेक्ट यहाँ का व्यक्ति है, इसके ऊपर कितने दूर की एटमॉस्फेयर की लेयर दबाव डाले हैं? यहाँ से यहाँ तक का, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो गैसेस हैं वो दबाव डाले हैं, और इसके ऊपर केवल इतनी दूर की गैसेस दबाव डाले हैं, और इसके ऊपर इतनी दूरी की डाले हैं, इसके ऊपर इतनी दूर की डाले हैं, और इसके ऊपर इतनी दूर डाले हैं। तो सबसे ज्यादा दबाव
एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस व्यक्ति के ऊपर है? जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ ज्यादा है, यही तो हुआ, तो वेपर प्रेशर हमें ज्यादा बनाना पड़ेगा, और वेपर प्रेशर ज्यादा जब बनाना पड़ेगा तो हमें हीट ज्यादा देनी पड़ेगी। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? नहीं समझेगा? नहीं समझ रहा बात? समझ रही बात? देखो, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट कहाँ होगा? इस व्यक्ति के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? कम, बहुत कम है। जब बहुत कम है तो थोड़ा सा आग देंगे, वो पानी भाप में बन जाएगा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। समझ गए बात कि नहीं समझे? अब देखिए मैंने क्या लिखाया, अब लिख लीजिए। क्या विलायक का मूड बदल जाता है? अच्छा, थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं। कोई पानी, जैसे हम लोग प्लेन पे हैं, भगोना में क्या डाले हैं? पानी भज्जी की खिलाओगी? चाय। जब आप चाय बना रहे होते हो तब खौलने लगे, जिसे लेकर अब उबल जाएगा, उसी वक्त आप क्या करें? थोड़ा सा चीनी डाल दीजिए, तो क्या होगा? उबलता हुआ पानी थोड़ा बैठ जाएगा, या उबलता हुआ चाय, उसके ऊपर चाय पत्ती डाल दिए, बैठ जाएगा। क्यों बैठ जाएगा? क्योंकि विले को मिलाने पर क्वथनांक क्या होगा? बढ़ जाता है। कैसे बढ़ेगा? यहाँ पर जो वाष्प के मॉलिक्यूल्स हैं, सुनो मेरी बात, वाष्प के जो पानी के मॉलिक्यूल हैं, यही मॉलिक्यूल तो जा करके बाहर जा रहे हैं, तो अंदर के पानी के मॉलिक्यूल दौड़ा करते हैं। जब चीनी डाला आपने, तो चीनी के मॉलिक्यूल्स इस वाष्प के मॉलिक्यूल से टकरा कर उसको नीचे दबा देते हैं, और जब दबा देंगे तो पानी और आग और देनी पड़ेगी, जिससे वजह से ये भाप बाहर निकले, तो क्या होगा? इसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। और सर जब इसको ढक्कन से ढक देंगे तो बार-बार क्या चीज? अगर इसको ढक्कन से ढक दें, वो बार-बार दिखता है, तो ऐसे क्यों होता है? इसके बाद ढक्कन कर ये कर देने पर होता है, एक टेम्परेचर के बाद इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाता है। ढक्कन एक तरह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम करता है, वो बढ़ जाता है, और जब ये बढ़ जाता है तो आग लगातार दी हुई है, वो क्या होता, उस टेम्परेचर तक पहुंच करके इसको गिरा देता है, क्योंकि भाप में एक ताकत है ना, भाप ऊष्मा है। भाई देखो, किसी भी चीज जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, उसमें अशुद्धियां डालने पर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बढ़ता घटता है? बढ़ जाता है। जैसे हमने छोटा सा एग्जाम्पल बताया कि आप इसमें लीजिए, चाय बनाइए, आज ही बनाइए जाके, और चाय बनाइएगा, और जैसे ही देखो कि चाय पूरी तरह उबलने वाली है, बस चीनी थोड़ा सा डाल दो। ये चीनी क्या है? ये पानी क्या बैठ जाएगा। क्यों बैठ जाएगा? क्योंकि किसी भी सॉल्यूशन का जो क्वथनांक है, उसमें कोई भी चीज अशुद्धि डाल देने पर, विलेय डाल देने पर बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्योंकि जहां बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबल रहा था, आपने अशुद्धि डाल दी, 102 डिग्री पर आपको उबलेगा क्या? इसलिए नीचे आ जाएगा। भाई करके देख लेना, अगर गलत हो बात जो है। आज चाय बनाना, और जैसे ही चाय बनाना और उबलना शुरू हो, तो चीनी से डाल दो। तो जो चीनी का है, बालू डाल दो,
पानी तो खैर सॉल्वेंट ही ज़्यादा डाल रहे हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने कहा कि अशुद्धियाँ पूछा जाता है कि किसी भी, यही तो हमने पढ़ा, किसी भी विलायक के अंदर विलय को डालने पर विलायक का भौतिक गुण बदल जाता है। भौतिक गुण क्या है? बॉइलिंग पॉइंट एक भौतिक गुण है कि नहीं है? नमक डालने के लिए सब इंक्रीज कर जाता है इसका बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, बढ़ जाएगा। मैंने क्या कहा, नमक भी डालोगे तो तुरंत क्या है, नमक के जो पार्टिकल्स हैं वो वाटर के मॉलिक्यूल से टकरा के उसको दबाएंगे नीचे। लिख लीजिए क्या लिखा आपने? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी में जब नमक डाला जाता है तो उसका क्वथनांक बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। लेकिन ये बढ़ जाएगा। जहां पहले 100 डिग्री पर उबल रहा था, अब 102 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल जाएगा। समझे बात? आगे लिखिए। बॉइलिंग पॉइंट लिख लीजिए, एक थोड़ा सा छोटा सा शॉर्टकट लिख लीजिए। जैसे अभी तक एक आदमी जानता था बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लोग नहीं जानते, तो लिख लीजिए, लिखिए लीजिए क्वथनांक बिंदु क्या लिख लीजिए। बॉइलिंग पॉइंट लिख लीजिए या क्वथनांक बिंदु। वो तापमान जिस पर किसी जल का वाष्प दाब टोटल कितने लोग हो आपको? 2 2 4 2 6 2 8 10 2 12 2 14 2 16 18 2 20 22 22 24 24 2 26 26 3 एक घंटे बाद कुछ और काम हो जाएंगे। नहीं मेरा उतरा एक्चुअली क्या होता है, ज़्यादा सेंटर ज़्यादा कहीं नहीं बच्चे रहते हैं। एक्चुअली ज़्यादातर कंपटीशन में वही लोग हैं जो सीरियस हैं एडमिशन ले लिया, लेकिन जो सीरियस है 5% 3% ही तो है, वही कंपटीशन सारे उतना ही होता है। जैसे देखिए, लिख लीजिए क्या लिखा? किसी जल का वाष्प दाब वो तापमान जिस पर किसी जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, क्वथनांक बिंदु कहलाता है। बराबर हो जाता है। वो तापमान जिस पर किसी जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस जल का क्वथनांक बिंदु कहलाता है। किसी पानी खौलते हुए पानी में कोई भी चीज डाल दोगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ जाएगा। ध्यान रखिएगा। बस समझे बात? अगला पॉइंट लिख लीजिए। चंद्रमा पर जल का वाष्प दाब, जल का क्वथनांक बिंदु कितना होगा? 0।
जीरो। क्यों? क्योंकि वहाँ ग्रेविटी क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं है ना, तो वायुमंडल जब नहीं है तो वायुमंडलीय दाब क्या होगा? जीरो होगा। जब वायुमंडलीय दाब जीरो होगा तो फिर क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? क्योंकि जीरो पे वाष्प दाब जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई, वाष्प दाब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। आपने यही तो कहा, किसी लिक्विड का वाष्प दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होना चाहिए। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहां एटमॉस्फेयर है ही नहीं, जीरो है, तो आपको भाप बनाने की जरूरत ही नहीं है। वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? जीरो होना था, अपने आप 0 डिग्री पे पिघल जाएगा। पानी किसमें बदल जाएगा? भाई ये जो पानी है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की दबाव की वजह से वो लिक्विड में है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर हटा दिया जाए, वो लिक्विड दूर दूर उड़ जाएगा, भाप बन जाएगा बस। चंद्रमा पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जीरो है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? अगला पॉइंट लिख लीजिए, प्रेशर कुकर पर दाल जल्दी बन जाती है। प्रेशर कुकर में दाल जल्दी बन जाता है, क्यों? इस दाब के कारण उसका क्योंकि प्रेशर कुकर का जो ढकना होता है, ढकना वही उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बढ़ा देता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब बढ़ा देता है तो होगा क्या? जो हीट है वो टोटल क्या होगा? उस दाल के ऊपर जाएगी, क्योंकि अगर कम हीट से भाप बन जाता तो टोटल हीट पानी को भाप बनाने लग जाता। अब जो है दाल, अब जो भाप आग हीट है वो दाल के मॉलिक्यूल पर भी लग रहा है। अब उसका गलनांक होगा वो ज्यादा हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। जहां पर देखो 100 डिग्री पर नॉर्मल जो है पानी उबलता है, अब प्रेशर कुकर में 105 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो पानी उबलेगा। तो 120 डिग्री पर पानी उबलेगा तो जो पानी जो है भाप बनना है, तो भाप को ले जाने वाला हीट ही तो है, तो हीट निकल जाता है। अब 120 पर निकलेगा, इसका 100 डिग्री तक तो सीधे सीधे मॉलिक्यूल पर हिट कर रहा है ना। 105 डिग्री मॉलिक्यूल को, दाल के मॉलिक्यूल को हिट कर रहा है, तो टोटल ऊष्मा उस दाल के अंदर चली तो जा रही है। अब मान लिया, देखो अगर मान लिया कोई चीज दाल है, कोई चीज है, अगर 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल जाए पानी, तो जैसे ही 50 डिग्री दिया, वो 50 डिग्री जो है पानी के मॉलिक्यूल्स को लेकर चली गई ना, तो दाल के मॉलिक्यूल को ऊष्मा मिल नहीं पाई, तो गल ही नहीं पा रहा। और जो 100 डिग्री पर है, तो 100 डिग्री का मतलब हुआ कि जितने ही ज्यादा डिग्री सेंटीग्रेड होगा, दाल के मॉलिक्यूल को ऊष्मा तो ज्यादा मिल रहा है। देखो हमारा प्लेन पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी जो है वाटर किससे बदलेगा? वाष्प वेपर बदलेगा। तो इसका मतलब हुआ कि 100 डिग्री जब हो जाएगा तभी पानी किसमें बदलेगा? इसका मतलब है कि जब 99 से नीचे था, तब जो ऊष्मा दी जा रही थी, वो ऊष्मा बैलेंस रूप से दाल को मिल रही थी कि नहीं मिल रही थी? दाल को मिल रही थी। अब मान लिया 50 डिग्री पर ही कोई उबल जा रहा है, इसका मतलब हुआ
कि 50 डिग्री से 49 डिग्री तक ही उस दाल को मिल रही है। 50 में तो उड़ गया पानी, क्योंकि जब भाप बनता है तो भाप अपने साथ ऊष्मा लेके जाती है। जो भाप अगर लगता है आपके हाथ में तो वो हीट तो लेके जा रही है, केवल पानी नहीं निकल रहा है, हीट लेके जा रहा है। तो जब कम डिग्री पर अगर भाप निकल जाएगा तो दाल के मॉलिक्यूल को तो हीट नहीं मिल पाएगी ना। जैसे सर एक तरीके से ऐसे भी समझा जा सकता है कि 100 डिग्री के बाद जो है पानी का टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा है, 100 डिग्री के ऊपर नहीं जा रहा है बेसिकली। तो वो क्यों नहीं जा रहा है? कि भाप में बदल जा रहा भाप है। में बदल जा रहा है। वो देखिए, यही सवाल देखिए, एक सवाल ये भी डालिए। जैसे भाप है और पानी है, एक भगोना ले लिया, पानी खौला, थर्मामीटर में भाप को नापोगे और पानी को नापोगे, टेम्परेचर कितना होगा इसका? तो पानी उबल रहा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, अब भाप का कितना होगा? 100 से क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि 100 तक तो लिक्विड था और कुछ तो ऊर्जा दी गई है जिससे ये लिक्विड से मीडियम बदल कर किसमें आया? भाप में आया। तो इसको थर्मामीटर से नापोगे कितना होगा? 100 से ज्यादा ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा। यही लॉजिक था। आदमी ने सोचा कि 100 में पानी है तो कुछ तो बढ़ाओ 2-4 डिग्री सेंटीग्रेड, तभी तो अवस्था परिवर्तन हुआ है ना। देखिए 100 डिग्री पर पानी खौल रहा है और भाप को नापोगे तो 100 डिग्री हो भी है, लेकिन कोई ऊर्जा तो है कि 100 डिग्री पे पानी भी है और 100 डिग्री भाप पे, तो कुछ तो ऊर्जा उस 100 से ज्यादा होगी जो लिक्विड को गैस बनाया है, लेकिन वो ऊर्जा हमें दिख नहीं रही है। वो कौन सी ऊर्जा है? वही गुप्त ऊष्मा, वही लेटेंट हीट है, गुप्त ऊष्मा। समझ रहे बात? देखो पानी खौला है 100 डिग्री है और 100 भाप भी है, तो 100 डिग्री तो पानी में है, लेकिन 100 डिग्री से कुछ ज्यादा ऊष्मा जरूर है जो लिक्विड को गैस बनाया है, लेकिन थर्मामीटर पे नापने पर ये भी 100 आ रहा है, इस पे भी 100 आ रहा है, लेकिन थर्मामीटर पे जब सेम है और दिखाई नहीं दे रही है, इसीलिए चूंकि दिखाई नहीं रही है उसी को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। सवाल खूब पूछता है सिविल में कि 100 डिग्री गर्म पानी से अगर कोई जल जाता है और 100 डिग्री भाप पे कोई जल जाता है तो दर्द किस में ज्यादा होगा? भाप में। क्यों? भाप में 2 ऊष्मा है, एक 100 डिग्री सेंटीग्रेड और प्लस गुप्त ऊष्मा, और ये गुप्त ऊष्मा सेक्रेट है, दिखाई नहीं पड़ती है, तो अलग अलग चीजों की गुप्त ऊष्मा अलग अलग। गुप्त ऊष्मा वो इसमें जैसे कुछ होता है वो अलग से निकाला जाता है, वो दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन जो ऊष्मा दिखाई नहीं पड़ती है वही गुप्त ऊष्मा है। अब मेरी बात समझ लो ना कि देखो 100 डिग्री पर खौल रहा है पानी, दाल बना रहे हो तो 100 डिग्री पर क्या है? वाटर किसमें बदल रहा है? वेपर बदल रहा है। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब कम हो जाएगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा? कम चाहिए ना। तो 50 डिग्री पर जब उबलने लगेगा चीजें तो 50 ही डिग्री पर वो लिक्विड गैस बदलेगा और जो उसके मॉलिक्यूल है, दाल के मॉलिक्यूल है, उनको 49 डिग्री ही तो मिल पा रहा है। जी सर।
इसीलिए कहा जाता है कि क्या कारण है पहाड़ों पर जाने पर खाना देर तक बनाया जा पड़ता है। क्यों? देखो, पहाड़ पे गए तो पहाड़ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा हुआ कि कम होगा? कम होगा। तो जो कम होगा तो 85 डिग्री मान लो उबल गया। पानी खत्म। भाई जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पहाड़ पे कम है तो जाहिर सी बात है वहां पर कम वेपर चाहिए ना, और कम वेपर प्रेशर चाहिए तो 50 डिग्री पर ही क्या हुआ? उबल गया। तो दाल के मॉलिक्यूल्स को तो 85 डिग्री मिला ना। और जब हाई प्रेशर, जैसे क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, जैसे प्रेशर कुकर लिया तो प्रेशर कुकर में जब होता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाता है। जो प्रेशर कुकर होता है तो उसका जो ढकना होता है सीटी, वो सीटी क्या करती है उस प्रेशर कुकर के जो बर्तन होता है उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बढ़ा देती है। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ा देती है तो बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होगा? ज्यादा होगा और 110-120 डिग्री पर वो उबलेगा। और उसको, इसका मतलब हुआ 120 पे अगर उबल रहा है तो 119 डिग्री दाल के मॉलिक्यूल को मिल जाता है तुरंत, और तुरंत गल के बिल्कुल। और पहाड़ों पे 50 डिग्री पर उबल जा रहा है, 85 डिग्री पे भाप बन जा रहा है, इसका मतलब है 49 डिग्री ही तो दाल को मिल रहा है, तो देर तक बेचारे उसे गुरगुर बनाते हैं। समझे कि बात? नहीं समझे? समझ गए। नहीं समझे बात? समझे ना? आप लिख लीजिए, प्रेशर कुकर पर दाल जल्दी बन जाता है। क्यों जल्दी बन जाता है? क्योंकि वो प्रेशर कुकर की सीटी जो है, उस प्रेशर की कुकर की जो बर्तन है उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ा दिया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ा दिया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ जाएगा, ज्यादा हीट देगी। और दाल के मॉलिक्यूल्स को सीधे 119 डिग्री मॉलिक्यूल्स मिल जा रहा है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड दाल के मॉलिक्यूल्स को हीट मिल जा रहा है, तुरंत गल के बिल्कुल मार तड़का हो जाएगा। समझ गए बात? आगे क्या लिखा आपने? बोलो क्या लिखा? जल्दी बन जाता है। प्रेशर कुकर में दाल जल्दी बन जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर में एटमॉस्फेरिक गैस प्रेशर ज्यादा होता है, जिससे वेपर प्रेशर ज्यादा लगता है। ठीक है? प्रेशर कुकर में बॉइलिंग पॉइंट 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। भाई आग तो लगातार ऊष्मा दे ही रही है ना। अब आग 100 डिग्री से ज्यादा है ना, वो तो दे ही रही है, लेकिन गलती तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का है। जैसे ही इतनी आग 100 डिग्री दिया, पानी भाप बन गया। सर, अगर प्रेशर कुकर को पहाड़ पे ले जाके बनाए तो जल्दी हो जाएगा? कंपैरेटिवली जल्दी हो जाएगा, खुले के कंपैरेटिवली, क्योंकि वो प्रेशर कुकर का सीटी जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बढ़ाता है, उसका ऑब्जेक्टिव ही है। तो वहाँ ऊपर जाने पर बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा तो वहाँ जल्दी बन सकती है। ठीक है, आगे लिख लीजिए, पहाड़ पर देर तक खाना बन जाता है, देर में खाना बनता है क्योंकि ऊष्मा दाल को न दे करके, क्योंकि ऊष्मा दाल को न दे करके ऊष्मा भाप बनाने में लग जाता है। समझ गए बात कि नहीं समझे? समझे? बड़ा सा मुसीबत है, कम थोड़ी परेशानी है।
देखिए अब लिख लीजिए एक पॉइंट और तीसरा पॉइंट लीजिएगा। पहाड़ों पर पानी को गर्म करके शुद्धि करने की विधि सही नहीं है। देखिए मेरी बात, शुद्धि करने की विधि नहीं है, विधि सही मैथड्स। जैसे आपने देखा कोई बैक्टीरिया 66 डिग्री मिनिमम डिग्री सेंटीग्रेड देने पर ही किल होता है। 66 डिग्री में किल होगा बैक्टीरिया। हम पहाड़ में लेके चले गए और पानी को हम उबाल रहे हैं और पानी कितने डिग्री में उबल गया? 50 पे। तो 50 पे ही तो पानी उबल गया और 50 पे जब उबल गया तो हम लोग सब पानी को उबाल रहे हैं, लेकिन उस बैक्टीरिया को मिलेगा तो 49-85 डिग्री तो मिलेगा और उसको चाहिए 66। तो पता लगा बैक्टीरिया जिंदा है और क्रोधित हो गया वो। अच्छा तो ये कर रहे हो, हम तुम्हारे साथ जीवन बिता रहे हैं, तुम ये कर रहे हो। अब हम मुस्कुरा रहे हैं कि चलो तुमको तो धोखे से हाथ लपेट दिया। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत समस्या है जीवन में। अपने परेशानी की परेशानी है, दूसरों की परेशानी, बैक्टीरिया वायरस की परेशानी बहुत परेशानी है। आगे वाली को हिमांक का घटना, हिमांक का घटना, फ्रीजिंग पॉइंट घटना। मैं यही तो बता रहा हूं, किसी विलायक में जब विलेय मिलाया जाता है, सुनो मेरी बात, किसी विलायक में विलेय को जब मिलाया जाता है तो उस विलायक के भौतिक गुण बदल जा रहे हैं, क्वथनांक बदल गया। अब फ्रीजिंग पॉइंट देखो क्या असर पड़ेगा। फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट देखो मेरी बात, अब समझो। अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्लेन पर कोई लिक्विड सॉलिड बनता है, तो हुआ लिक्विड पानी किसमें बदला? बर्फ बदल गया। ये कह रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? जैसे अगर कोई 0 पे बढ़ जाता है तो उसके अंदर सल्यूट डाल दिया आपने, तो जहां वो 0 पर बन रहा है अब -2 डिग्री सेंटीग्रेड पर सॉलिड होगा। इसीलिए जो बर्फ होता है, आइसक्रीम होती है, आइसक्रीम में हम लोग क्या करते हैं, 60 डाल देते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ जाता है और इसलिए वो -2 पर चला जाता है, बहुत इसलिए खड़ा बन रहा है। लिखिए आगे, लिखिए। जब किसी द्रव का, क्या लिखा आपने? लिखिए, जब पानी में कोई सल्यूट मिलाया जाता है तो उसे बर्फ बनने के लिए और कम टेम्परेचर पर लाना होता है। जब पानी में कोई सल्यूट मिलाया जाता है तो उसे बर्फ बनने के लिए और कम टेम्परेचर लाना होता है। लेकिन जब किसी सॉल्वेंट में कोई सल्यूट मिलाया जाता है, देखो, जब किसी सॉल्वेंट में कोई सल्यूट मिलाया जाता है तो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक बिंदु और कम हो जाता है।
सॉल्वेंट मतलब विलायक में कोई सल्यूट मिलाया जाता है तो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो जाता है। अब देखो मेरी बात, स्कैंडिनेवियन कंट्री ले लीजिए, स्कैंडिनेवियन कंट्री ले लीजिए, स्कैंडिनेवियन कंट्री ऊपर वाले जो पोलर सीरीज वहां पर रेडिएटर्स होता है, रेडिएटर या जिसमें पेट्रोल भरा जाता है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर खतरा ये तो होता है कि पता लगा कि वो पेट्रोल ही जम जाए, और जम जाए तो क्या होगा, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। जैसे कोई भी चीज जमती है तो बर्फ का जो है क्या होगा, वैल्यू बढ़ता है। रेडिएटर जहां ऊष्मा निकलती है, रेडिएटर का मतलब जो रेडिएशन भी करता है, गाड़ी गर्म होती है ना, साइलेंसर, तो होता क्या है कि रेडिएटर्स में 0 डिग्री सेंटीग्रेड है मान लिया, तो पानी जो है किससे बदल सकता है, उस कंडीशन में क्या करते हैं, इसी रेडिएटर्स में इसी पेट्रोल्स के लिए पेट्रोल ईंधन में एथाइल ग्लाइकॉल्स मिला देते हैं। क्यों मिलाते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये लिक्विड किससे बदलेगा, सॉलिड में बर्फ बनेगा। जब ये सल्यूट, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी, ये सल्यूट डाल दिया, अभी आपने कहा कि जब किसी विलायक में कोई विलायक विलेय डाल देंगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, घट जाएगा। तो जहां 0 पे ये फ्रीज सॉलिड हो रहा था, अब -5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही ये फ्रीज होगा, इसीलिए वहां गाड़ियां मेंटेन होकर के चला गया। तो ये डिग्री क्या, डिग्री सेंटीग्रेड वाले 0 है, फ्रीजिंग पॉइंट घटा देगा, नहीं समझे बात। अभी हमने बताया जब किसी विलायक में विलेय डाल दिया जाता है तो उस विलायक का कई भौतिक गुण बदल जाते हैं। अभी वो भौतिक गुण हमने किस पर डिस्कस किया, बॉइलिंग पॉइंट। जब हम किसी पानी पे कोई विलेय डाल देते हैं तो क्वथनांक क्या होगा, बढ़ जाएगा। उसी तरह से जब किसी भी विलयन का जो हिमांक बिंदु है, जिस बिंदु पर वो लिक्विड से सॉलिड बनता है, अगर सल्यूट डाल देते हैं तो उस बिंदु पे ना जम करके और कम ठंडे की जरूरत होगी, तब जाकर के वो होगा। अब देखिए, हमने कहा स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है जो बाहर कोल्ड रीजन्स पे हैं, वहां पर जो पेट्रोल होता है, रेडिएटर्स होता है, वो वहां पर 0 डिग्री हमेशा रहता है। तो 0 डिग्री पर लिक्विड किससे बदलेगा, सॉलिड में। लेकिन अगर उसके हिमांक बिंदु को और कम कर दें तो वो लिक्विड से सॉलिड नहीं बदलेगा। और उसके फ्रीजिंग पॉइंट को कम कैसे किया जाता है, कोई भी सल्यूट डाल दें। पेट्रोल्स और रेडिएटर्स में क्या होगा कि जो बर्फ जहां पड़ती है, वो बर्फ किस पे पड़ी है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ बनी है। पेट्रोल का भी खतरा है बर्फ बन जाए, तो उसमें क्या करते हैं, हम ये डाल देते हैं एथाइल ग्लाइकोल। जब डाल दोगे तो क्या होगा, इस पेट्रोल्स की, रेडिएटर्स की जो फ्रीजिंग पॉइंट है, जो 0 पर बर्फ बन रही थी, अब उसको और ठंडे जो होगा तब जाके जमेगा, यानी -5 डिग्री चला जाएगा। समझ गए बात, आगे लिख लीजिए। सड़क से बर्फ को हटाने के लिए
पर बर्फ को हटाने के लिए नमक का छिड़काव कर दिया जाता है। कोई सड़क है, देखिए सड़क है और सड़क पर क्या है, बर्फबारी हो गई, अब बर्फ जम गया, इस पे नमक छिड़क दिया जाए तो क्या होगा, हिमांक बिंदु नीचे चला जाएगा। हिमांक बिंदु नीचे चला जाएगा। देखो जहां पर ये बर्फ सड़क पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये लिक्विड किसमें बना था, सॉलिड यानी 0 डिग्री पर ये बर्फबारी, ये पानी बर्फ बना था, उसमें जब नमक मिला दोगे तो हिमांक बिंदु कम हो जाएगा, यानी 0 डिग्री पर वो बर्फ नहीं बनेगा, वो -5 या 10 डिग्री सेंटीग्रेड बन जाएगा। -5 या -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर के ये लिक्विड किससे बदलेगा, तो अब क्या बर्फ है, नमक डाल दिया तो वो अपने आप गल के पानी निकल गया। नहीं समझ में आई बात, ये एप्लीकेशंस पूछे जाते हैं, ये अनुप्रयोग ही आपसे यूपीएससी पूछेगा, समझ गए बात। आप लिख लीजिए विलेन में परासरण की घटना, परासरण ऑस्मोसिस ले लीजिए, ऑस्मोसिस परासरण। ठीक, अब देखिए ऑस्मोसिस समझ लेते हैं, उसके बाद आप पढ़ लेते हैं। एक सॉल्यूशन ये है, एक सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी, और दोनों सॉल्यूशन में के बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनिएगा। 1 लीटर पानी ये है, बहुत ही नॉर्मल लेमैन की तरह से बात पढ़ेंगे हम, बहुत ध्यान सुनिए। उधर क्या देख रहे हैं, तो वहां पढ़ाई वहां क्या करो, 1 लीटर पानी ये है, पानी का कंसंट्रेशन दोनों में 1-1 लीटर है। ठीक है, इस पानी के अंदर यहां पर 50 मॉलिक्यूल सोडियम क्लोराइड, सोडियम रखेंगे, सोडियम डाला, एक नॉर्मल एग्जांपल कोई भी ले सकते हो, और इसके अंदर जो डाला गया 80 मॉलिक्यूल डाला गया सोडियम क्लोराइड ले लिया, जो भी लीजिए। पानी से सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स का डिफरेंस है, तो गाढ़ा कौन होगा, 80 वाला गाढ़ा होगा, ये गाढ़ा होगा और ये गाढ़ा। अब मेरी बात सुनो, तो सवाल उठता है कि जो पतला सॉल्यूशन होगा
और एक गाढ़ा सॉल्यूशन होगा। और इस सॉल्यूशन में दो चीज है, एक सॉल्वेंट है और एक सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है? सोडियम क्लोराइड। और सॉल्वेंट क्या है? पानी है। इसमें भी सेम होगा। तो पानी किधर से किधर जाएगा? जो सर गाढ़ा है उधर से इधर गाढ़ा वाला जो होगा 50 वाले पेड़ की तरफ आएगा। पानी, अच्छा देखो पानी किधर ज्यादा, पानी इधर ज्यादा है कि इधर ज्यादा? एक एक लीटर दोनों पानी है भाई। पानी कहीं नहीं जाएगा सर, मॉलिक्यूल इधर उधर जाएंगे सर ना, कि पानी भी जाएगा। डायलूट तो लीक हो जाएगा। पानी का मॉलिक्यूल एक एक लीटर है, एक ज्यादा गाढ़ा है एक कम गाढ़ा है, तो पानी किधर जाएगा? पानी जहां कम गाढ़ा है ज्यादा की तरफ जाएगा, गाढ़ा जाएगा ना। गाढ़े से कम अच्छा ये बताओ, एक किशमिश लीजिए, पानी के अंदर डाल दीजिए, किशमिश फूलेगा कि नहीं फूलेगा? तो पानी कहां से गया? जहां ज्यादा पानी है कम, और देखिए किशमिश तो सॉल्यूशन है ना, तो सॉल्यूशन का मतलब उसमें शुगर की मात्रा ज्यादा है, तो शुगर की मात्रा ज्यादा होने की वजह से वो ज्यादा गाढ़ा है। तो पानी किधर जाएगा? कम गाढ़े से ज्यादा गाढ़े की ओर जाएगा ना। भाई किशमिश का ले लो, समझ गए नहीं समझे बात? सर, वो खोलने के लिए ज्यादा वाटर की जरूरत है। भाई ये ढीला पानी है, ये बहुत ही गाढ़ा है, तो पानी का मूवमेंट तो हमेशा इधर की तरफ जाएगा ना। हाँ? नहीं समझे बात? क्या चीज है? आप समझे कि नहीं मेरी बात? नहीं समझे? मैं कह रहा हूं कि एक गाढ़ा पानी है, एक क्या है? कम गाढ़ा। तो पानी किधर जाएगा? कम हल्का जो गाढ़ा उससे ज्यादा गाढ़े की तरफ जाएगा। मैंने एग्जाम्पल लिया है एक किशमिश का। देखो एक किशमिश रख दिया आपने, इसके अंदर किशमिश के अंदर भी तो फ्लूइड है, लेकिन सॉल्यूट के मॉलिक्यूल ज्यादा है तभी तो किशमिश है, क्योंकि शुगर के मॉलिक्यूल ज्यादा है इसके, तभी ये ज्यादा गाढ़ा है। और ये पानी नॉर्मल, इसमें कुछ है नहीं, तो पानी किधर जा रहा है? किधर जा रहा है? यही तो जा रहा। यही बात मैं कह रहा हूं, एक ज्यादा गाढ़ा पानी है एक कम गाढ़ा पानी है, पानी किधर जाएगा? कम गाढ़े से ज्यादा गाढ़े की तरफ जाएगा। किसकी मदद से? आप समझ गए ना? तो किशमिश का डायरेक्ट एग्जाम्पल नहीं आया था, तब चलो लिखो। लिख लीजिए, ऑस्मोसिस की घटना में, परासरण की घटना में विलायक कम सांद्रता वाले सॉल्यूशन से, कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ जाएगा। नहीं समझ पाया? मैंने कहा परासरण की घटना में कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ क्या जाएगा? विलायक जाएगा। जैसे किशमिश जा रहा,
बोले तो इधर क्या जा रहा है, वाटर के मॉलिक्यूल जा रहे हैं, इधर जाएंगे ना। देखो मेरी बात, इसको कंसेप्ट समझिए, अभी बहुत अच्छी सी चीज से निकल जाएगी, हमेशा बोलोगे। पानी अंदर जा रहा है, किधर जा रहा है पानी, अधिक सांद्रता वाले, अधिक सांद्रता वाला है ना। अब देखो, अगर इसके ऊपर कोई प्रेशर डाल दे इसके ऊपर, तो वो प्रेशर जिस प्रेशर पर कम सांद्रता वाले विलयन से विलायक अधिक सांद्रता वाले विलयन में जाना रुक जाए, इसी को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, इसी को परासरण दाब। यही तो हुआ भाई, वाटर का मॉलिक्यूल इधर जा रहा है ना। अगर हम इसके ऊपर दबाव कर दे, दबाव ऊपर से डालें इस पर, तो पानी जो जा रहा था नहीं जाएगा ना। ये तो ऑस्मोटिक प्रेशर है, समझिए बात। आगे लिखिए, वो न्यूनतम दाब, वो न्यूनतम दाब, लोवेस्ट प्रेशर, जिस पर परासरण की क्रिया बंद हो जाती है, जिसमें परासरण की क्रिया बंद हो जाती है, परासरण दाब कहते हैं, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, ये बात समझे। हमने अभी उतना दबाव डाला है कि जितना ये पानी यहां से आना रुक जाए, अभी उतना डाला है। लेकिन अगर हम और प्रेशर डाल दें कि जब हाई कंसंट्रेशन का वाटर का मॉलिक्यूल इधर आना शुरू हो जाए, तो इसको रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस की घटना हमेशा सदैव क्या होती है, कम सांद्रण विलयन से अधिक सांद्रण विलयन की तरफ जा रहा है। भाई कम सांद्रण विलयन से अधिक सांद्रण विलयन की तरफ जा रहा है ना, यही तो ऑस्मोसिस है। लेकिन अगर हम एक आर्टिफिशियल प्रेशर डाल करके पानी के जो विलायक है उसका माइग्रेशन हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ कर दें, तो इसको रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं, इसी को आरओ कहते हैं। आरओ इसी से समंदर का पानी को जो सफाई होती है, समंदर के पानी को जो पीने के योग्य बनाया जाता है, इसी मेथड को अपनाया जाता है। देखो मेरी बात कैसे सुन लो, 50 मॉलिक्यूल NaCl 1 लीटर पानी में, इसमें 1 लीटर पानी में 80 NaCl डाला। गाढ़ा कौन होगा, ये कम होगा। और बीच में सेमी परमेबल ब्रेज होती है। ऑस्मोसिस की घटना क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस घटना वो है जब कम सांद्रण विलयन सांद्रण कम है ना इसका, अधिक सांद्रण विलयन की तरफ सॉल्वेंट मूव करता है, यानी वाटर मूव करता है। ये तो बात हुई। इसको क्या बोलेंगे, परासरण कहते हैं।
ट्रांसफर करें। समझ गए बात? जैसे आपने बताया पानी के अंदर किशमिश ले दिया, किशमिश डाल दिया। पानी ज्यादा गाढ़ा है कि किशमिश ज्यादा गाढ़ा है? किशमिश। तो पानी कम गाढ़े से ही तो ज्यादा की तरफ आ रही है, कभी फूल जा रहा है। यही सेम क्रिया यही तो हो रही है। अब हम ऐसा दबाव इसके ऊपर डाल दें, मिनिमम वो दबाव डालें, मिनिमम कि ऑस्मोसिस को रोक दें, यानी अब पानी न इधर आ रहा है न इधर जा रहा है, स्थिर हो जाए। उसको क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस प्रेशर। अभी हमने रोका, न पानी इधर न इधर। अब अलग से और प्रेशर डाल दें कि अब जो ऑस्मोसिस का डायरेक्शन था वो बिल्कुल उल्टा हो जाए। तो क्या होगा? यही को RO कहते घर में भैया RO लगाएं। RO का मेथड से ही समंदर के पानी को पीने योग्य बनाया जाता है। गल्फ कंट्रीज मोस्टली जो समंदर के पानी को जो पीने योग्य बनाने की सप्लाई होती है, यही मेथड। समझ के बाद अब लिख लीजिए क्या लिखा? यदि दबाव, यदि प्रेशर ऑस्मोसिस प्रेशर से ज्यादा लगा दिया जाए, यदि प्रेशर ऑस्मोसिस प्रेशर से ज्यादा लगा दिया जाए तो ऑस्मोसिस रिवर्स होने लगता है, यानी ऑस्मोसिस उल्टा होने लगता है, जिसे RO कहते हैं, जिसे रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। समझ गए बात? नहीं समझे बात? चलो आगे अगला लिख लीजिए एप्लीकेशन इसका, ऑस्मोसिस का एप्लीकेशन लिखते हैं। पहला समुद्र के पानी का शुद्धिकरण, समुद्र के पानी का शुद्धिकरण होता है। RO में सिर्फ ओनली वाटर के मॉलिक्यूल का ही मूवमेंट होता है। RO में सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल ही मूव करता है या मूवमेंट करता है। बताइए, वाटर ही तो मूव कर रहा था। समझ गए बात? आगे लीजिए। अब जो है RO में क्या क्या कर देते हैं, लिख लीजिए RO प्लस UV प्लस UF, RO प्लस UV प्लस UF, अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। जैसे होता नहीं, जैसे होता है कि घरों में जैसे लगाते हैं RO, तो उसमें UV लगा देते हैं, UF लगा देते हैं, लेकिन पानी का जो टेस्ट आता है वो नेचुरल आता है। इसीलिए जो RO का पानी होता है वो थोड़ा सा दूसरी तरह से होता है। वो इसलिए कि जो पानी का मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ और भी चीज़ होते हैं, वो हमें चाहिए नेचुरल होते हैं। वो पूरा मारते अल्ट्रा वायलेट्स उसमें लगा देते हैं, वो भी हो गया। उसके बाद अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कर देंगे, सारा सब निकाल के बाहर कर देंगे।
है, आगे लिख लीजिए। यदि पानी की कठोरता 300 से ऊपर हो या 250 से ऊपर हो तब भी आरोप लगाना चाहिए। पानी की कटोरा 250 350 ऊपर हो से ऊपर हो तभी जो है कैसे चेक करेंगे सर? 150 मिलीग्राम अपान केजी ये देखा जाता है। और ये क्या है? सोडियम है, मैग्नीशियम है, ये जो कंसंट्रेशन होता है उसी को देखते हैं। ठीक है, जो पानी का हार्डनेस होता है इसी सब चीजें होता है। लिख लीजिए कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन, आयरन के आयन, मैग्नीज के आयन की वजह से पानी के अंदर कठोरता होती है ना। कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, आयरन आयन के कारण ही पानी की कठोरता होती है। अब कठोरता क्या है? वो जो आयन है उनका कंसंट्रेशन यही तो है। 1 लीटर पानी में 1 केजी में इतना अगर वो है तो मान लिया जाता है। इतना तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर कैल्शियम मैग्नीशियम के जो होते हैं यही हमें पानी का टेस्ट देते हैं। अब क्या है, पूरा मारा उसको सब खत्म कर दिया, कुछ बचा ही नहीं, तो बेकार में टेस्ट नहीं पाता है, कड़वा कड़वा लगता है। आगे एप्लीकेशन, ऑस्मोसिस का एप्लीकेशन ऑस्मोसिस का एप्लीकेशन एक तो समुद्र वाला निकाल दिया पानी, जी सर, आरओ वाला दूसरा अचार लगा दिया। अचार का बना दिया, तो अचार दाल का खाते हो अचार कैसे कैसे क्या होगा अचार वाला? अचार को कैसे आता है ऑस्मोसिस की? बताओ। देखो अचार में क्या करते हो, बहुत ही मसाला डाल देते हो, कहता खूब मसाला डाल दो, तेल डाल दो, तो मसाला और नमक वो खूब डाल दिया, तो जो मसाला है उसकी वजह से सॉल्यूशन का सांद्रता ज्यादा होती है, और जो उसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उसके शरीर के विलयन की सांद्रता कम होती है। तो होगा क्या, जो बैक्टीरिया का विलयन है वो निकल करके बाहर आके अचार में मिल जाता है, तो बैक्टीरिया मर जाता है। और बैक्टीरिया के विलयन को बड़े चाव से खूब बढ़िया से, इसीलिए अचार सड़ता नहीं है। सड़ाएगा कौन? ए भाई देखो, ये अचार है, अचार है, और एक बैक्टीरिया। जितना ही ज्यादा अचार में मसाला डालोगे और तेल डालोगे, अचार की सांद्रता क्या होगी? और इस बैक्टीरिया बेचारे की सांद्रता कम होगी। अब हमने कहा कि इसके अंदर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होता है ऑस्मोसिस। बैक्टीरिया की आउटर लेयर जो होती है सेमी परमेबल तो होगी। पानी किधर से जाएगा? ज्यादा से कम की, कम से इधर की हो, कम से इधर, तो पानी बैक्टीरिया का सारा बाहर निकल जाता है और बैक्टीरिया किल हो जाता है, मर जाता है। तो अचार में इसका लिख लीजिए, अगला लिख लीजिए, सूखे अंगूर का फूलना भी ऑस्मोसिस होगा। सूखा अंगूर का मतलब किशमिश, किशमिश का फूलना भी तो ऑस्मोसिस है। बात समझ लिख लीजिए,
ताजे जल की मछली को खारे पानी में डाल दिया जाए तो मछली डेथ हो जाती है। ताजे पानी की मछली को समुद्र के अंदर डाल दिया जाए या खारे पानी में डाल दिया जाए तो मछली क्या होगी? देखो, मछली ताजा पानी है, इसका मतलब क्या हुआ? कंसंट्रेशन क्या होगा? कम खारा पानी में कंसंट्रेशन क्या होगा? पानी का मूवमेंट किधर होगा? कम से ज्यादा। मछली का सारा पानी बाहर निकल गया। यही बात होती है जब सर फर्स्ट सर यहाँ से सर बैक, यहाँ से सर बैक कर दीजिए, वहाँ से नहीं सर, सर यहाँ से सर बैक, वहाँ से सर होगा। हाँ ये लोग सर ना एकदम इधर से उधर करवा। अब देखिए, अगर अभी वही सेव हुआ है, अभी वही सेव हुआ है। सुन लीजिए मेरा, मतलब इसलिए और कर रहे थे। ताजा पानी से मछली गई इधर, मछली सूख के कांटा हो गई। अब क्या होगा? अब मछली अगर खारे पानी से ताजे में गई तब क्या? खारा पानी है, जैसे अंगूर, किशमिश है, पानी में डाल दिया तो किशमिश क्या हुआ? उसी तरह से जब खारे पानी की मछली को ताजे में ले जाया गया मछली के ब्लास्ट हो जाएगा। तो क्या होगा? मछली जो पूरी तरह से क्या होगा? किल हो जाएगा। सो ऑस्मोसिस का सबसे एप्लीकेशन, बेस्ट एप्लीकेशंस क्या है? आरओ का है, अचार का है, सूखे अंगूर का फूलना है, और ताजे पानी का खारे पानी में जाएगी तो क्या होगा? मछली क्या होगी? जाएगी। और ताजे खारे पानी से फ्रेश वाटर में जाएगी तो मछली ब्लास्ट हो जाएगी। समझ गया बात? चलिए।